जिंदगी का रिसेट बटन दबाकर मैंने इस बार अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को दोबारा फुल ब्लोन यानडेरे बनने से रोकने का फैसला किया। मैंने उसे बिल्कुल अपनी सगी छोटी बहन की तरह प्यार से रखा, जैसे उसे अपनी हथेली पर बिठाकर संभाल रहा हूँ। दिन में मैं उसे एक सिविलाइज सोसाइटी के कोर वैल्यूज सिखाता था और रात में उसे बदनाम आउटलॉ जॉन डो की लीगल कॉशनरी स्टोरी सुनाकर समझाता था। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस बार मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड कभी साइको ऑब्सेसिव यानडेरे नहीं बनेगी, तभी एक दिन मैं उसके कमरे में कुछ ढूंढते ढूंढते एक एक्वेरियम डायरी तक पहुंच गया। असल में वो एक बेहद डिटेल से भरी हुई स्टॉकर लॉग थी। उसमें मेरे बारे में एक एक छोटी से छोटी बात लिखी हुई थी। हमारी पहली मुलाकात की तारीख, पहली बार हाथ पकड़ने की तारीख, यहाँ तक कि मेरी पहली नॉक्टर्नल अवेकनिंग की एग्जैक्ट डेट भी। मैं ये सब पढ़कर पसीने से तर हो चुका था कि तभी मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड चुपके से पीछे आई और मेरी गर्दन को पीछे से गले लगा लिया। ब्रदर, आज आपके कपड़ों से मेंस कलोन की स्मेल आ रही है। अब कहानी कट होती है उस समय पर जब मैं सिर्फ 8 साल का था। मैं अपने ही घर के सोफे पर बैठा था और किसी रिटायर बूढ़े आदमी की तरह गहरी सांसें भर रहा था। सामने वाले फ्लैट से एक छोटी बच्ची के बिल्ली के बच्चे जैसी दयनीय रोने की आवाज लगातार आ रही थी। सामने रहने वाली लड़की लायरा को पिछले सिर्फ 2 दिनों में 5वीं बार पीटा जा रहा था। हाँ, आपने सही समझा, मेरा दोबारा जन्म हो चुका था और मैं फिर से 8 साल का बच्चा बन गया था। मैंने सामने वाले दरवाजे की तरफ देखा, फिर रसोई से बाहर आती अपनी माँ एवलिन की तरफ पूरी गंभीरता से देखते हुए कहा, मॉम, क्यों ना हम ये घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाए? मुझे लगता है इस घर का ऑनरा थोड़ा कर्स्ड है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि माँ ने मेरे सिर के पीछे हल्का सा थप्पड़ मार दिया। शरारती कहीं के, हर वक्त टीवी पर वही कार्टून शीप देखते रहते हो। कैसा कर्स्ड ऑनरा? पूरे दिन बस बेकार की बातें करते रहते हो। समर होमवर्क खत्म हुआ या नहीं? इतना कहकर उन्होंने सामने वाले दरवाजे की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, बेचारी कितनी प्यारी सी बच्ची है, उसे हर रोज ऐसे मारना सच में बहुत बड़ा पाप है। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, पाप की बात छोड़िए मॉम, ये जो आपको इतनी क्यूट लिटिल गर्ल लग रही है, बड़ी होकर यही लड़की आपके बेटे की जान ले लेगी। लायरा का फैमिली सिचुएशन पूरी तरह बर्बाद था। उसका बाप शराब में डूबा रहता था, उसकी माँ बहुत पहले उसे छोड़कर जा चुकी थी और पीछे सिर्फ लायरा रह गई थी। जब से मुझे होश आया था, सामने वाले घर की ये छोटी लड़की हमेशा रोती ही दिखाई देती थी। उसके कपड़े हमेशा मिट्टी से गंदे रहते थे। स्कूल में भी बाकी बच्चे उसे अलग थलग रखते थे, सब उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि उसकी माँ उसे छोड़कर भाग गई, वो एक अनवांटेड स्ट्रे है। हालांकि मैं उसका पड़ोसी था, लेकिन मैंने कभी उसे तंग नहीं किया। फिर भी स्कूल में मैंने कभी खुद जाकर उससे दोस्ती करने की कोशिश भी नहीं की। ये सब याद आते ही मैं अनजाने में एक लंबी सांस छोड़ बैठा। इतना सब होने के बाद भी आखिर लायरा बाद में मुझसे प्यार कैसे करने लगी, और यहाँ तक कि उसने मेरा किडनैप भी क्यों कर लिया? मैं अभी इन्हीं बातों में खोया हुआ था कि तभी मॉम ने मुझे आवाज लगाई, जाकर सोया सॉस ले आओ। मैंने मौका देखकर अपनी पॉकेट मनी से चुपके से एक बड़ा सा फ्लफी कॉटन कैंडी भी खरीद लिया। जैसे ही मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा और अपने मीठे गुलाबी बादल जैसा कॉटन कैंडी का पहला बड़ा बाइट लेने ही वाला था, तभी मेरी नजर लिरा पर पड़ी। उस छोटी सी खूबसूरत लड़की का चेहरा नीले और बैंगनी चोटों से भरा हुआ था। उसकी आंखें सूजकर लगभग बंद हो चुकी थीं। होंठ का कोना फटा हुआ था और वहां से खून निकल रहा था। इतनी गर्मी होने के बावजूद उसने पूरे बाजू वाले कपड़े पहन रखे थे। फिर भी जहां जहां उसकी स्किन दिखाई दे रही थी, वहां पुराने और नए घावों के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसे देखते ही मेरा शरीर इंस्टिंक्टिवली डर से जाम हो गया। मेरी पीठ पर तुरंत ठंडा पसीना निकल आया। आखिर पिछली जिंदगी में उसी ने मुझे ड्रग दिया था, फिर मेरे साथ पूरा एक पागलपन भरा दिन और रात बिताई थी, और आखिर में उसी बिस्तर पर मेरी मौत हो गई थी। ऐसी लड़की से कौन नहीं डरेगा? शायद उसने मेरी नजर महसूस कर ली। वो धीरे से मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में ठंडापन और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें देखते ही पिछली जिंदगी की वो यादें फिर से सामने आने लगी, जब उसने मुझे बिस्तर पर दबोच रखा था। उस डर को मैं बिल्कुल दबा नहीं पा रहा था, इसलिए मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया और मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम एक बाइट लोगी? मेरे हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा सा गुलाबी कॉटन कैंडी उसके सामने था। लीरा वहीं रुक गई। उसकी आंखों का ठंडापन और नफरत जैसे वहीं जम गई। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे हैरानी और उलझन में बदल गई। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मीठी मुस्कान खिल उठी। उसने अपने घावों से भरा छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया। हल्का सा कांपते हुए उसने कॉटन कैंडी मेरे हाथ से ले लिया। थैंक यू ब्रदर। उसे खुशी से कॉटन कैंडी खाते देखकर मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। मैं तुरंत उसके पास से निकलकर जितनी तेजी से हो सके ऊपर भागना चाहता था, लेकिन कुछ ही कदम बाद मेरे पीछे बहुत हल्की हल्की कदमों की आवाज आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सामने लायरा अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से मुझे देख रही थी। मुझे रुकता देखकर उसने कॉटन कैंडी फिर से मेरी तरफ बढ़ा दिया। धीरे से बोली, ब्रोदर, क्या आप भी खाना चाहते हैं? मैंने बस थोड़ा सा खाया है, आप इस तरफ से खा सकते हैं, ये गंदा नहीं हुआ। उसकी धीमी आवाज
आवाज, उसकी उम्मीद से भरी आंखें और उसका मासूम चेहरा, उसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाता। मैं कुछ पल तक उसे खाली नजरों से देखता रहा। मेरी समझ से बाहर था कि इतनी प्यारी और मासूम लड़की आगे चलकर इतनी खतरनाक साइको कैसे बन गई। मैं अभी उसे मना करने ही वाला था कि तभी ऊपर से कदमों की आवाज आई। मैं बहुत देर तक वापस नहीं आया था, इसलिए मॉम मुझे देखने बाहर निकल आई थी। उन्होंने आते ही देखा कि लायरा मुझे कॉटन कैंडी वापस देने की कोशिश कर रही है। अगले ही पल उनकी नजर लायरा के शरीर पर पड़े उन भयानक चोटों पर गई। उनके चेहरे पर गहरा दुख साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने मेरे सिर पर एक और हल्की चपत लगाई। मरना है क्या? छोटी बहन का कॉटन कैंडी भी छीन रहे हो? जैसे ही लीरा ने किसी बड़े इंसान को देखा, वो इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गई। ये देखकर मैं तुरंत चिल्लाया, अरे पीछे सीढ़ियां हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लायरा का पैर फिसल गया और वो पीछे की तरफ लुढ़कते हुए पूरी सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मॉम घबराकर चीख पड़ी। वो तुरंत नीचे भागी और उसे उठाया। लायरा बेटा, तुम ठीक हो? अच्छी बात यह थी कि सीढ़ियां बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी छोटी बच्ची के लिए ऐसा गिरना जरूर दर्दनाक था। फिर भी लायरा ने एक भी आवाज नहीं निकाली। उसे उठाए जाने के बाद भी उसकी नजर सिर्फ नीचे गिरे हुए धूल से सने कॉटन कैंडी पर थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे जो किसी भी पल गिर सकते थे। उसे इस हालत में देखकर मॉम का दिल पूरी तरह पिघल गया। उन्होंने तुरंत उस छोटी सी बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। चलो आंटी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती है, ठीक है? ये सुनते ही लायरा का शरीर हल्का सा कांप गया। डर से भरी आवाज में उसने कहा, नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। वो मेरे डैड को बुलाएंगे। अगर डैड ने देख लिया तो वो मुझे फिर मारेंगे। मॉम कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उन्होंने बेहद नरमी से कहा, कोई बात नहीं, आंटी के घर पर ही डॉक्टर है। सच कहूं तो पिछली जिंदगी में पूरे 26 साल जीने के बाद भी मैंने अपनी मॉम को कभी इतना जेंटल नहीं देखा था। उसी समय मॉम के कंधे के पीछे से मैंने देखा लायरा लगातार मुझे ही देख रही थी। मैंने उसकी तरफ मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी नजर से मुझे डर लगता है। घर के अंदर आने के बाद मैंने तुरंत सोफे पर बैठी लायरा की तरफ उंगली करते हुए अपनी सफाई दी। वो कॉटन कैंडी मैंने उसके लिए खरीदी थी। मुझे तो एक बाइट लेने का भी मौका नहीं मिला। ये सुनते ही लायरा तुरंत खड़ी हो गई। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसे दोबारा कभी नहीं खाऊंगी। मॉम तुरंत उसके पास गई और बेहद प्यार से बोली, लायरा डरने की जरूरत नहीं है। आंटी किसी को डांट नहीं रही। अगर ब्रदर ने तुम्हें दिया है तो तुम आराम से खाओ, सब ठीक है। उस पल मेरे मन में अजीब सी उथल पुथल मची हुई थी। मैंने तो खुद से वादा किया था कि इस बार मैं उससे जितना हो सके दूर रहूंगा, लेकिन हुआ क्या? मैं खुद ही इस छोटी सी फ्यूचर साइको को अपने घर ले आया। मैं चुपचाप मॉम को लायर के घावों पर दवा लगाते हुए देखता रहा। तभी मुझे पिछली जिंदगी की एक बात याद आई। एक बार मॉम ने मुझसे पूछा था, क्या ख्याल है सामने वाले घर की छोटी बहन को तुम्हारे साथ खेलने के लिए घर ले आया करूं? लेकिन उस समय मैंने बिना सोचे समझे घृणा से जवाब दिया था, नहीं, मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा। स्कूल में कोई भी उसके साथ नहीं खेलता। अगर मैं उसके साथ रहूंगा तो मेरे क्लासमेट्स भी मुझसे बात करना बंद कर देंगे। अब अपने बचपन की वही बात याद करके और सामने छोटों से भरी लायरा को चुपचाप दर्द सहते हुए देखकर मुझे एहसास हुआ कि उस समय वाला मैं सच में थोड़ा बहुत घटिया इंसान था। मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरे और लायरा के बीच कभी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अब सोचता हूँ तो उसकी आखिरी उम्मीद भी शायद मैंने ही तोड़ दी थी। शायद इसी वजह से जब पिछली जिंदगी में उसने मुझे बिस्तर से बांध रखा था, तब वो मेरे पास खड़ी होकर उलझन भरी आवाज में फुसफुसाई थी, मैं आपकी बहन क्यों नहीं बन सकती? मैं हमेशा आपसे जलती थी, तो फिर मैं आपकी पत्नी बन जाती हूँ, तब हम आखिरकार एक फैमिली बन जाएंगे। ये बात याद आते ही मैंने एक गहरी सांस ली। फिर मैं मुड़ा, अपनी सारी टॉप सीक्रेट छिपाकर रखी हुई स्नैक्स निकालकर लायरा के पास ले आया। मैंने एक एक पैकेट खोलकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले ये खा लो, थोड़ी देर में मॉम खाना बना देंगी, उनकी कुकिंग टॉप टियर है। लेकिन लेरा ने उन्हें लेने की हिम्मत नहीं की। उसने रिफ्लेक्स की तरह पहले मॉम की तरफ देखा। उसका इतना सावधान और डरा हुआ व्यवहार देखकर किसी का भी दिल भर आता। मॉम ने मुझे घूर कर देखा, फिर उन्होंने मेरे हाथ से स्नैक्स लेकर बड़े प्यार से लेरा के हाथों में रख दिए। लो बेटा, आराम से खाओ, सब ठीक है। इसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा, काइलिन मेरे साथ आओ। मैंने सिर झुका लिया और किसी सज्जा पाए हुए कैदी की तरह मॉम के पीछे पीछे चल पड़ा। मुझे पूरा यकीन था कि अब मेरी पिटाई होने वाली है, बस भगवान करे इस बार पीछे वाली जगह पर न पड़े। आखिर दिमाग से तो मैं 26 साल का हूँ, लेकिन मेरी उम्मीद के उलट मॉम मुझे सीधे बेडरूम में ले गई। धीमी आवाज में उन्होंने पूछा, केलिन क्या तुम्हें लायरा पसंद है? तुम उसे अपनी छोटी बहन मानते हो? मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मुझे पिछली जिंदगी याद आ गई जब मैंने बिना सोचे समझे उसे ठुकरा दिया था। अगर इस जिंदगी में मैं उसे रिजेक्ट नहीं करूं
तो शायद आगे चलकर वो साइको नहीं बनेगी। अगर वो साइको नहीं बनेगी तो मुझे भी इतनी जल्दी मरना नहीं पड़ेगा। और सच कहूं, अंदर से 26 साल का इंसान होने के नाते हर रोज एक छोटी बच्ची को इतनी बेरहमी से पिटते देखना मेरे कॉन्शियंस को भी स्वीकार नहीं था। इसलिए मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। मॉम ने राहत की सांस ली। शायद उन्हें लगा कि उनका बेटा अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया है। रिवॉर्ड के तौर पर उन्होंने मुझे 10 बक्स दिए। इसके बाद वो लायरा को उसके घर से कपड़े लाने के लिए लेकर निकल गई। लेकिन लायरा को लगा कि उसे हमारे घर से निकाल दिया जा रहा है। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। बेडरूम के दरवाजे पर खड़े मुझे वो बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। मॉम ने समझा कि लायरा बस मुझसे अटैच हो गई है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे भी साथ खींच लिया। लायरा, डरने की जरूरत नहीं है। ब्रदर और आंटी दोनों तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तुम्हारे डैड अभी बाहर गए हैं, इसलिए अभी वापस नहीं आएंगे। कैसा रहेगा अगर आज रात तुम आंटी के घर खाना खाओ और वहीं सो जाओ? ये सुनते ही लायरा की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर बहुत सावधानी से मेरी शर्ट का किनारा पकड़ लिया। फिर धीरे लेकिन बेहद गंभीर आवाज में बोली, ब्रोदर, मेरे हाथ गंदे नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। चलो। जैसे ही हमने उनके घर का दरवाजा खोला, एक तेज बदबू सीधे हमारी नाक से टकराई। लिविंग रूम का सोफा टेढ़ा पड़ा था, टेबल टूटी हुई थी, टीवी की स्क्रीन जगह जगह से फटी हुई थी और फर्श पर साफ साफ खून के निशान पड़े हुए थे। उन्हें देखते ही मेरी नजर अपने आप लायरा के चेहरे पर पड़े घावों की तरफ चली गई। उसी समय मेरी शर्ट पकड़े उसका छोटा सा हाथ थोड़ा और कस गया। मुझे लगा वो डर गई है। मैं उसे दिलासा देने के लिए मुड़ा, लेकिन अगले ही पल मेरा दिल जैसे रुक गया। लायरा के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। वो बिल्कुल ठंडी, बिना किसी भावना वाली नजरों से फर्श पर पड़े खून के निशान देख रही थी। उसकी आंखों में जैसे हल्की सी उपहास भरी मुस्कान छिपी हुई थी। इतनी छोटी बच्ची के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। हे भगवान, क्या ये अभी से अपने यानडेरे फेज में है? अगर ऐसा है तो क्या मैं खुद अपने घर में एक भेड़िया ले आया? अगर इसने मॉम और डैड को नुकसान पहुंचा दिया तो? इसके बाद मैंने देखा कि मॉम लायरा का हाथ पकड़कर उसे बालकनी की तरफ ले गई ताकि वो अपने कपड़े समेट सके। लेकिन सच कहूं, उसे पैकिंग कहना भी मुश्किल था। उसके पास समेटने लायक लगभग कुछ भी नहीं था। उसका अपना कोई बेडरूम भी नहीं था। जब भी उसका डैड घर पर होता, उसे बालकनी में ही सोना पड़ता था। उसके सारे कपड़े तब के थे जब उसकी मॉम ने उसके 5 साल की उम्र में खरीदे थे। उसकी मॉम के जाने के बाद किसी ने उसके लिए कभी नए कपड़े नहीं खरीदे। मॉम का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उन्हें पहले लगता था कि लायरा हमेशा लंबे बाजू के कपड़े इसलिए पहनती है ताकि अपने घाव छिपा सके। लेकिन सच्चाई ये थी, अब वो छोटे बाजू वाले कपड़ों में फिट ही नहीं आती थी। मॉम ने दुख भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। लायरा, आंटी तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदेगी। कुछ दिन हमारे घर रहो जब तक तुम्हारे डैड वापस नहीं आ जाते। इतना कहकर मॉम थोड़ी देर के लिए रुक गई। हमेशा की तरह समझदार लायरा ने तुरंत कहा, फिर मैं वापस चली जाऊंगी। आंटी एवलिन, मैं उन्हें पता नहीं चलने दूंगी। उसका डैड आर्थर एक डॉक्टर था। उस दिन अपनी शिफ्ट से लौटने के बाद उन्होंने लायरा के घावों का इलाज किया। उसकी पीठ इतनी बुरी तरह पीटी गई थी कि लगभग पूरी चमड़ी उधड़ चुकी थी। शुक्र था कि उसकी हड्डियों को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा था। इलाज के दौरान भी लायरा उल्टा मॉम को ही दिलासा दे रही थी। आंटी एवलिन, मुझे पता है कि मुझे अपने शरीर को गोल करके सिकुड़ जाना चाहिए। ऐसा करने से वो मेरे सिर और हड्डियों पर कम मारते हैं। 8 साल की बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं, जो उससे थोड़ा डरता भी था, अपने अंदर उठती दया को रोक नहीं पाया। और मॉम का तो दिल पहले ही उसके लिए पिघल चुका था। उस रात डिनर के समय मेरी सारी चिकन ड्रमस्टिक किसी जादू की तरह लायरा की प्लेट में पहुंच गई। लेकिन समझदार लायरा ने तुरंत उनमें से एक ड्रमस्टिक वापस मेरी प्लेट में रख दी। ब्रदर, आप खाइए। मेरे अंदर की भावनाएं पूरी तरह उलझ चुकी थी। एक तरफ उसके लिए सिंपैथी थी और दूसरी तरफ उससे गहरा डर। लेकिन ये सारी भावनाएं उस पल बिखर गईं जब मॉम ने कहा, आज रात लिरा तुम्हारे साथ सोएगी। मैंने तुरंत लिरा की तरफ देखा जो मॉम के पास चुपचाप खड़ी थी। मॉम, 7 साल की उम्र के बाद लड़का और लड़की एक ही बेड पर नहीं सोते। हम दोनों पहले ही 8 साल के हैं। ये बिल्कुल इनप्रोप्रिएट है। मॉम ने समझाते हुए कहा, बस आज की रात की बात है। घर में कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं है। कल तुम्हारे डैड और मैं जाकर एक बंक बेड खरीद लेंगे। आज के लिए अपनी छोटी बहन को थोड़ी जगह दे दो। उन्हें भी पता था कि वो मुझसे कुछ ज्यादा ही मांग रही हैं। मैंने बिना देर किए कहा, तो फिर मैं डैड के साथ सो जाऊंगा, आप दोनों साथ सो जाइए। लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर रात में लायरा ने मॉम को नुकसान पहुंचा दिया तो? नहीं, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। जैसे ही मॉम मानने वाली थी, मैंने तुरंत कहा, रहने दीजिए, ये मेरे साथ ही सो जाएगी। लायरा, इधर आओ। लायरा आज्ञाकारी बच्चे की तरह धीरे धीरे मेरे पास आ गई। उसने ऊपर देखकर कहा, ब्रदर, मैं सोते समय इधर उधर नहीं घूमती। मैं झुंझलाकर बोला, बस 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 सो जाओ। मॉम, आप भी जाइए। मेरे चिड़चिड़े व्यवहार को देखकर मॉम थोड़ी चिंतित हुई। उन्होंने हमें प्यार से समझाया कि लड़ाई नहीं करनी है, फिर कमरे से बाहर चली गई। आखिर में मैं और लायरा बेड के बिल्कुल अलग अलग किनारों पर लेट गए। हमारे बीच की खाली जगह किसी ग्रैंड कैनियन से कम नहीं थी। मैंने पहले ही तय कर लिया था
कि आज पूरी रात नहीं सोऊंगा। मुझे डर था अगर मैं सो गया तो कहीं सपने में ही मेरी हत्या न हो जाए। मेरे बगल में लेटी लायरा ने बहुत सावधानी से करवट बदलने की कोशिश की। मैंने तुरंत दूसरी तरफ कॉम्बैट रोल मार दी और धड़ाम से सीधे बिस्तर से नीचे फर्श पर गिर पड़ा। लायरा एक पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गई, फिर घबराई हुई आवाज में बोली, ब्रदर आप ठीक हैं? मैंने उसे बाज जैसी तेज नजरों से घूरते हुए पूछा, अभी तुम क्या करने वाली थी? वो घबरा कर बोली, मेरी पीठ में दर्द हो रहा था और खुजली भी हो रही थी, मैं बस करवट बदलना चाहती थी, मैं अब बिल्कुल नहीं हिलूंगी। उसने होंठ काटे, फिर घबरा कर बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा, धीमी आवाज में बोली, मैं नीचे फर्श पर सो जाती हूँ, घर पर भी मैं बालकनी के फर्श पर ही सोती थी। ब्रदर मुझे नीचे सोने दीजिए। मैं सामने खड़ी उस छोटी सी लड़की को देखता रह गया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि लायरा बेहद खूबसूरत थी। अब पीछे मुड़कर देखूं तो शायद उसके बुलीड होने की एक वजह उसका जरूरत से ज्यादा खूबसूरत होना भी था। चेहरे पर इतने सारे चोट के निशान होने के बावजूद वो फिर भी खूबसूरत लग रही थी। अनजाने में मेरी नजर उसकी पीठ पर पड़े उन अनगिनत घावों की तरफ चली गई। हर एक निशान उसके डैड की लेदर बेल्ट का था। पुराने घावों के ऊपर नए घाव और कुछ नए जख्म तो इतनी गर्मी और इलाज न मिलने की वजह से पकने भी लगे थे। मैं बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे सामने वाली ये लायरा और पिछली जिंदगी वाली साइको लायरा दो अलग अलग इंसान हैं, लेकिन मैं खुद को भी इस बात का यकीन नहीं दिला पा रहा था। मैंने हार मानकर एक लंबी सांस ली, धीमी और थकी हुई आवाज में कहा, तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा, वरना कल मॉम मेरी अच्छी तरह पिटाई करेंगी। लेकिन लायरा ने जोर जोर से सिर हिला दिया, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आंटी ने देख लिया तो वो सोचेंगी कि मैं बुरी लड़की हूँ। ये सोचकर कि हमारे घर आने के बाद से वो हर पल कितनी सावधानी से रह रही थी, मैंने फिर एक गहरी सांस ली। मैं वापस बेड पर चढ़ गया, अपने पास की खाली जगह थपथपाते हुए कहा, हम दोनों यहीं साथ सोएंगे, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं सोना। मैंने उसकी तरफ देखा, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लगातार मुझे ही देख रही थी। मैंने अपनी बात बीच में ही रोक दी, जल्दी आओ, मुझे नींद आ रही है। आखिरकार छोटी सी लायरा बहुत सावधानी से रजाई के अंदर आ गई। वो बेड के बिल्कुल छोटे से कोने में खुद को सिकोड़कर गोल होकर लेट गई। मैंने तय कर लिया कि उसकी मौजूदगी को पूरी तरह इग्नोर करूंगा। मैंने करवट बदली और अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली। मुझे पूरा भरोसा था कि आज रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद मेरा शरीर बिस्तर पर किसी विशाल स्टारफिश की तरह फैल चुका था और मैं जोर जोर से खर्राटे लेते हुए गहरी नींद में सो चुका था। दूसरी तरफ लीरा की आंखें अब भी पूरी तरह खुली हुई थी, उसे जरा सा भी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि मेरी सांसें पूरी तरह शांत और नियमित हो चुकी हैं, तभी उसने बहुत धीरे, बहुत ही सावधानी से अपना शरीर मेरी तरफ थोड़ा थोड़ा खिसकाना शुरू किया। उसकी आंखों में कई तरह की भावनाएं एक साथ उमड़ रही थीं। वो चुपचाप मेरे सोए हुए चेहरे को देखती रही और इस समय उसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। लायरा को आज मैं बहुत अजीब लग रहा था। आम तौर पर जब भी मैं उसे देखता था तो तुरंत मुड़कर दूसरी तरफ चला जाता था। मैं कभी भी अपनी मर्जी से उसके पास नहीं जाता था, लेकिन आज मैंने खुद उसे कॉटन कैंडी ऑफर की और यहाँ तक कि उसे अपने घर भी ले आया। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और पूरे कमरे को देखने लगी। उसे यह जगह सच में बहुत पसंद आई। आमतौर पर जब उसे मारा जाता था तो वह अपने घर के दरवाजे के पास सिकुड़कर बैठ जाती थी और सामने वाले हमारे घर से आने वाली आवाजें सुना करती थी। आंटी एवलिन का मुंह पर चिल्लाना, मेरा पलटकर जवाब देना और पीछे जोर जोर से चलता हुआ टीवी। लेकिन आंटी एवलिन की डांट उसके अपने घर की डरावनी चीख पुकार से बिल्कुल अलग थी। लीरा हमेशा सामने वाले घर के उस मोटे बच्चे को देखती थी जिसे उसका पापा इतना बड़ा हो जाने के बाद भी अपनी पीठ पर बैठा कर घर लाते थे। गर्मियों में उसकी मम्मी उसके लिए वाटरमेलन खरीदती थी